ममता बनर्जी के खिलाफ जितने भी बांग्लादेशी और ढकैया मौलाना पश्चिम बंगाल में भरे पड़े हैं, मुसलमानों को उन्होंने क्रिमिनल बना करके छोड़ दिया है। हाय 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 मेरा भत्ता बंद कर दिया गया। तो आखिर मुसलमानों को हर जगह क्यों छाती पीटनी होती है, बिना मुहर्रम के मातम क्यों करना होता है? इमाम भत्ता बंद किया जा रहा है, मुअज्जिन भत्ता बंद किया जा रहा है, तो पुजारियों का भत्ता भी बंद किया जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेशन को गटर में डाल करके काम कर रही है कि हम सबको एक नजर से देखेंगे। अगर इमाम भत्ता बंद होगा, मुअज्जिन भत्ता बंद होगा, तो पुजारी भत्ता भी बंद होगा। पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में एक ऐसा फैसला लिया है जिसने इमामों, मुअज्जिनों और पुजारियों पुरोहितों को झटका दिया है। इन्हें दिए जाने वाले भत्तों को रोकने का आदेश जारी कर दिया गया है। इस योजना की शुरुआत ममता बनर्जी की सरकार ने 14 साल पहले की थी। 2012 में शुरू की गई इस योजना के तहत इमामों को हर महीने 2500 रुपए मिलते थे। इसी साल चुनाव से पहले ममता बनर्जी की सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया था। इमामों के अलावा जो मुअज्जिन होते हैं उनको भी 1500 रुपए दिए जाते थे। राज्य में ममता बनर्जी की सरकार के इस फैसले को जब उनका एक तरफा मुस्लिम प्रेम बताया गया और जब इस पर जमकर हू हल्ला हुआ तो 2020 में बड़ी दरियादिली दिखाते हुए उन्होंने जो है मंदिरों के पुजारियों और पुरोहितों के लिए भी भत्ते की शुरुआत कर दी। इस योजना की शुरुआत जो है साल 2020 में की गई थी और पुजारियों को शुरुआत में 1000 रुपए दिए जाते थे, बाद में इसको बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया था, यानी कि मानदेय देने में भी भेदभाव किया गया। लेकिन अब शुभेंदु सरकार ने सत्ता संभालते ही एक साथ सभी के धार्मिक भत्ते बंद कर दिए हैं। 1 जून से यह फैसला लागू होगा। इस पर जो है अब राज्य में जो है एक नई तरह की बहस छिड़ती हुई दिखाई दे रही है और खास तौर से जो मौलवी लोग हैं उनमें इस चीज को लेकर के भारी असंतोष दिखाई दे रहा है। इस पूरे मसले पर, इस पूरे फैसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नाजिया इलाही खान जी। नाजिया जी जो है एक फेमस पैनलिस्ट तो है ही, सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट भी हैं, तो इनसे हम जो है कानूनी पहलू भी जानेंगे। इसके अलावा नाजिया इलाही खान जो है धार्मिक मामलों की भी काफी जो है डीप नॉलेज रखती हैं, कुरान के बारे में बहुत कुछ जानती हैं, तो मैं इनको एक स्कॉलर के तौर पर भी आपसे इंट्रोड्यूस यहां पर कराना चाहूंगा। नाजिया जी, स्वागत है आपका। वंदे मातरम, जय मां काली, जय जय श्री राम। शुभेंदु सरकार ने पहली ही कैबिनेट बैठक में जो बड़ा फैसला लिया है, इसको आप किस तरीके से देखती हैं? एक बंगाली वोटर होने के नाते और एक बंगाल की पॉलिटिक्स में, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स में एक अहम भूमिका रखने के नाते और साथ ही साथ एक रेनाउंड एडवोकेट होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही खूबसूरत निर्णय उन्होंने लिया है, बहुत ही अच्छा और एक क्वालिटी का निर्णय उन्होंने लिया है। ममता बनर्जी की सरकार जब 2011 में बनी थी तो उन्होंने बैठते ही, सत्ता संभालते ही उन्होंने सबसे पहले मुअज्जिन जो अजान देते हैं उनको 1500 रुपए और इमाम जो नमाज पढ़ाते हैं उनको उन्होंने 2500 रुपए देने की बात कही थी। लेकिन बाद में काफी सालों के बाद ये एक डिस्क्रिमिनेशन की बात उठी तो उन्होंने हालिया में कहा कि ठीक है, हम जो है वो पुजारियों को भी पैसा देंगे, लेकिन इक्वालिटी उस पैसे में नहीं थी। अब सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि 2012 में ममता बनर्जी की सरकार ने मुअज्जिन और इमाम में से कितने लोगों को पैसा दिया था। उसमें से 20,000 इमाम को 2500 रुपए मिलते थे और 20,000 मुअज्जिन को 1500 रुपए मिलते थे, जो बाद में बढ़ करके 3,000 और 1800 या 2000 हुआ था। लेकिन 2012 में इस रिलीजियस भत्ता में कितने पैसे राज्य सरकार के खर्च हुए ये जानना बहुत जरूरी है। 2012 में ममता बनर्जी ने 126 करोड़ रुपए इमाम भत्ता दिया था, 126 करोड़ रुपए। और जब इस पर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, हम लोगों ने आवाज उठाई थी 2013-14 में, तो उस वक्त से लेकर के 2026 तक ममता बनर्जी कितने पैसे बांट रही थी इमामों को वो उन्होंने छुपा दिया। आप जितना भी रिसर्च कर लीजिएगा वो आपको नहीं मिलेगा कि ममता बनर्जी ने कितने करोड़ और अरबों रुपए इमामों को दे डाला। अब आते हैं पुजारियों पर, क्योंकि सबसे ज्यादा टारगेट अभी हम लोगों को इसी बात पे किया जाएगा कि पुजारियों का भी बंद कर दिया। तो संविधान इक्वालिटी बताता है, देश का कानून सबके लिए बराबर होता है। अब अगर
इमाम भत्ता बंद किया जा रहा है, मुअज्जिन भत्ता बंद किया जा रहा है, तो पुजारियों का भत्ता भी बंद किया जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से किया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन जमायतुल उलमाए हिंद के ऑर्गेनाइजेशन से किया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन जो है इस्लामिक और पाकिस्तानी मानसिकता करती है। डिस्क्रिमिनेशन संवैधानिक लोग नहीं करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के की सरकार जहां जहां पर बनती है वो जीरो टॉलरेंस के बारे में। बिल्कुल। और यहाँ नाज़िया जी एक बात और यहाँ पर जो है सोचने लायक है कि भाई अगर आप मुस्लिम मौलवियों को दे रहे हैं, हिंदू पुरोहितों को दे रहे हैं, तो फिर जैनियों को भी दीजिए, फिर आप सिखों को भी दीजिए, फिर आप ईसाइयों को भी दीजिए। यानी कि जो मुंह खोल करके मांग नहीं रहा, आप उनको दे नहीं रहे हैं। और फिर यहां पर अब देखिए, अब जो तर्क यहां पर सरकार की तरफ से दिया गया है, यहां पर शुभेंदु सरकार ने जो तर्क इसके पीछे दिया है, उन्होंने साफ तौर से कहा है भाई हम जो है किसी भी तरह के धार्मिक फंड्स को हम मान्यता नहीं देंगे और ना ही हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं, इसलिए हम इसको बंद कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर आवश्यकता है वाकई में, तो अन्नपूर्णा जैसी जो यूनिवर्सल जो फैसिलिटीज है, जो योजनाएं हैं कल्याणकारी, तो उसके तहत तो आपको फायदे मिल ही सकते हैं ना, तो फिर आपको अलग से फंड की आवश्यकता क्यों है? तो अब यहां पर जो राज्य में असंतोष की भावना फैल रही है इस चीज को लेकर के, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या वाकई ये धार्मिक पॉलिटिक्स कहा जाए इसको, या फिर उसमें आप किस तरीके से देख रहे हैं, वो बताएं आप। नहीं, धार्मिक पॉलिटिक्स से हटा करके, मजहब या धर्म से पॉलिटिक्स को हटा करके संवैधानिक पॉलिटिक्स और कानूनी पॉलिटिक्स करने की कोशिश में शुभेंदुदा लगे हुए हैं। अब मैं आपको एक और बात डिकोड करती हूँ कि पश्चिम बंगाल में तकरीबन 6 लाख से ऊपर मदरसे हैं। अब वो उसमें अवैध भी हैं, अवैध मदरसे भी हैं, और उसमें रिकॉग्नाइज्ड जो जिसको सरकार ने रिकॉग्नाइज्ड किया है वो मदरसे भी हैं। अब 2021 में ममता बनर्जी ने इसमें विधानसभा में खड़े होकर के एक पूल कमेटी बनाई थी। 2021 की बात मैं बता रही हूँ, और उस पूल कमेटी में ममता बनर्जी ने एक प्रस्ताव रखा था कि जितने भी मदरसे के टीचर हैं वो इस पूल कमेटी में आकर के वो अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाएंगे और यहाँ पर वो अप्रोच करेंगे, और तब जाकर के वो मदरसे के टीचर बनेंगे। आपको पता है ममता बनर्जी के खिलाफ जितने भी बांग्लादेशी और ढकैया मौलाना पश्चिम बंगाल में भरे पड़े हैं, उन्होंने एक प्रोटेस्ट जारी कर दिया, ममता बनर्जी के पुतले फूंक दिए, ममता बनर्जी के फोटो पर उन्होंने चप्पल और जूता रख दिया, थूकना स्टार्ट कर दिया कि तुम होती कौन हो हमें तय करने वाली कि हम तुमसे परमिशन लेकर के मदरसे के टीचर बनेंगे। अब आप देखिए कि जब एसआईआर हुआ तो एसआईआर में मुसलमानों की भीड़ में इसी 6 लाख मदरसों के भीतर का मौलाना और मौलवी जो है सबसे ज्यादा उसका वोटर आईडी कार्ड कटा है कि वो भाई बांग्लादेशी घुसपैठिया है। अब इसके आगे भी समझना है कि ये जो 6 लाख से ऊपर मदरसे हैं, इसमें प्रोस्टिट्यूशन का धंधा होता है, इसके अंदर चरस गांजा कोकीन एनडीपीएस का धंधा होता है, इसमें बम गोली असला बारूद का धंधा होता है, इसमें हिंदुओं के खिलाफ और खास करके सिखों के खिलाफ गंदी बातें और भड़काऊ बातें इंटेंशनली सिखाई जाती हैं। इन मदरसों में 60% मदरसों के भीतर छोटी छोटी बच्चियों को बिक्री करने का काम किया जाता है। ये जो 6 लाख मदरसे मैं आपको मोरलेस बता रही हूँ, इसके 60% मदरसों के अंदर बच्चों को नशे का व्यापार उनसे करवाया जाता है, चुल्लू चपटी दारू बिकवाया जाता है रात के वक्त में। तो ये सारे कुकर्म, ये सारे क्राइम मदरसे के बच्चों से करवाए जा रहे थे। अब इन 6 लाख मदरसों में क्या सारे बच्चे पश्चिम बंगाल के हैं? नहीं, बांग्लादेशी बच्चे भी हैं। आप सोचिए कि हमारे देश में जितने भी राज्य हैं और जितनी भी यूनियन टेरिटरी है, उसमें सारे राज्यों में और सारे यूनियन टेरिटरी में जो है मदरसे होते हैं, हर जगह होते हैं। हैदराबाद में भी होते हैं, तमिलनाडु में भी होते हैं, कर्नाटका में होते हैं, केरला में होते हैं, उत्तर प्रदेश में होते हैं, बंगाल में होते हैं, बिहार में होते हैं, महाराष्ट्र में होते हैं। तो आखिर ये बल्क में बच्चे आते कहाँ से हैं पढ़ने के लिए? मदरसी फैसिलिटी तो महाराष्ट्र में भी है, तो महाराष्ट्र की ट्रेन में बैठ करके बंगाल क्यों आ रहे हैं पढ़ने के लिए? कुरान वही कुरान जो पाकिस्तान में पढ़ाई जा रही है, वही कुरान जो बांग्लादेश में पढ़ाई जा रही है, वही कुरान महाराष्ट्र में पढ़ाई जा रही है, और फिर वही कुरान हमारे भारत में भी पढ़ाई जा रही है। तो महाराष्ट्र अच्छा, यहाँ पर नाज़िया जी विपक्ष की तरफ से जो है, अब टीएमसी पार्टी जो विपक्ष में है, अब उनके कुछ नेता हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स ये आ रहे हैं कि भाई ये जो है राजनीतिक बदले की भावना से इस तरह का फैसला लिया गया। क्या वाकई आपको लगता है कि ये राजनीतिक बदले की भावना है? क्योंकि यहां पर अगर ऐसा ही होता तो सिर्फ जो मौलवी हैं
या सिर्फ जो मुअज्जिन है जो उनके ही मानदेय बंद किए जाते हैं? यहां पर तो पुरोहितों और पंडितों के भी किए गए हैं। तो ये इस तरह के एलिगेशन सब जो खड़े किए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है, आपको क्या वाकई इसके पीछे कोई तर्क है? नहीं, 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 नहीं। देखिए, ये तो एक एजेंडा होता है मुसलमानों का, भारतीय जनता भाजपा की सरकार को बदनाम करने का। अब जैसे मौलाना शफीक काफ़ी सुर्खियों में रहे, अभी गौ हत्या को लेकर के उन्होंने कहा कि गाय खाना ही बंद कर दो, मुसलमानों को गाय खाना ही नहीं चाहिए, और जैसे ही मुसलमान बंद कर देगा सबसे ज़्यादा जी। नुकसान, फाइनेंशियल नुकसान जो है वो हिंदुओं का होगा। तो मौलाना शफीक ने बड़ी चालाकी से 120 करोड़ हिंदुओं को कटघरे में खड़ा कर दिया कि मुसलमान गाय खाता है तो हिंदुओं के घर का चूल्हा जलता है, उनका बिजनेस कारोबार चलता है। तो ये मुसलमानों का चरित्र है कि जब भी जी। भाजपा की कहीं पर सरकार होती है और वो लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की कोशिश करते हैं और वो सरकार के पैसे को सही जगह जब लगाने की कोशिश करते हैं, जनता के हित में लगाने की कोशिश करते हैं, तो मुसलमान झंडा लेकर के ला इलाहा का खड़े हो जाते हैं कि देखो देखो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो ऐसा कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। अगर नमाज रोड पर रोकने की बात कही गई है तो भाई रोड नमाज के लिए नहीं बना है। अगर सरकार इमाम भत्ता और मुअज्जिन भत्ता देना बंद कर रहा है या पुजारी भत्ता देना बंद कर रहा है तो सरकार का काम बच्चों को शिक्षित करना होता है, आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करना होता है, मौलवी मुल्ला या पंडित बनाना नहीं होता है सरकार का काम। तो सरकार अपना काम कर रही है, इसमें तो पुजारी नहीं आ रहे हैं बाहर, हाय 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 मेरा भत्ता बंद कर दिया गया। तो आखिर मुसलमानों को हर जगह क्यों छाती पीटनी होती है, बिना मुहर्रम के मातम क्यों करना होता है? अच्छा, पिछली सरकार जो थी टीएमसी की, उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी एलिगेशन लगाती रही है कि भाई ममता बनर्जी की जो सरकार थी वो जो है एक डिस्क्रिमिनेशन की भावना रखती ही थी, यानी कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में वो भेदभाव रखती थी। और तर्क बीजेपी नेताओं की तरफ से ये दिया जाता रहा है कि 2012 में जब ये फैसला लिया गया कि मौलानाओं को जब मानदेय दिया जाएगा तो फिर पंडितों को उसमें कंसीडर क्यों नहीं किया गया, तो उसमें पुजारियों को कंसीडर क्यों नहीं किया गया। 8 साल के बाद 2020 में ममता बनर्जी को इस बात का एहसास होता है कि उनको भी देना चाहिए, लेकिन वो भी जब आपने देना शुरू किया तो फिर उसमें भी कहीं ना कहीं जो है राशि में आप अंतर देख सकते हैं। तो अब जो शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने फैसला लिया है, अब इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि भाई ये चाहते तो ये थे कि जो मौलवी है उनका ही भत्ता बंद किया जाए, लेकिन अगर सिर्फ एक तरफा उनका भत्ता बंद करते तो सरकार के ऊपर उंगलियां उठ सकती थी। तो पुरोहितों का बंद किया गया, तो क्या आप इसको ये मानती हैं कि संतुलन बनाने की कोशिश की है सरकार ने इस मार्फत? देखिए, मैं फिर कह रही हूँ कि मेरे और आपके और जनता के टैक्स का जो पैसा होता है और सरकार के पास, जो राज्य सरकार के पास जो केंद्र की सरकार से पैसा आता है, वो स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करने के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, एजुकेशन पर काम करने के लिए और हेल्थ पर काम करने के लिए, पुलिस और प्रशासन को बेस्ट करने के लिए, इन राशन के लिए, इन सारी चीजों के लिए आता है। मैं फिर से बोल रही हूँ कि इमाम, मुअज्जिन, हाफिज कुरान और पुजारी बनाने के लिए नहीं आता है सरकार के पास पैसा। किसी को इमाम मुअज्जिन बनवाना है वो अपने बच्चे को बनाए। दूसरी बात आती है कि एग्जैक्टली ममता बनर्जी हिंदू और मुसलमान के डिस्क्रिमिनेशन पर काम करती थी। ममता बनर्जी की सरकार और ममता बनर्जी ने खुद कहा है कि मैं मुसलमानों का वोट लेती हूं और जो गाय दूध देती है उसका लाठी खाना पड़ता है। और उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो था बंगाली में, जा गाय दूध दाए तार लाठी खेते होए, ये उन्होंने बंगाली में कहा था। अब एक और इम्पोर्टेंट बात सुनिए, ममता बनर्जी की सरकार में मुसलमानों को इतनी छूट थी कि मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ट बंगाल के मोर देन 70% मुस्लिम पाड़ा मोहल्ला में प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चलता था, जो अभी बैक टू बैक डिकोड हो रहा है। आप देखिएगा कि पुलिस अरेस्ट कर रही है, झारखंड से जाकर के अरेस्ट कर रही है, तो बिहार से आकर के अरेस्ट कर रही है, तो कलकत्ता की पुलिस खुद अरेस्ट कर रही है। और इस बात को 2021 से लेकर के 2026 तक मैंने बार बार बोला है कि मुस्लिम पाड़े मोहल्ले में प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चलता था। और आज पश्चिम बंगाल की पुलिस और कोलकाता की पुलिस उसको अरेस्ट कर रही है जो सेक्स रैकेट चलाते थे। लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस और ममता बनर्जी की सरकार को यह बात पता थी, पर वो चुप रहते थे। क्यों? क्योंकि मुसलमानों की रोजी रोटी का वो था, एक जरिया था। क्योंकि ममता बनर्जी को पता है कि अरे मौलवी मुल्ला आईफोन थोड़ी खरीद सकता है, मौलवी मुल्ला कोई 5 लाख का बाइक थोड़ी खरीद सकता है। मौलवी मुल्ला के पैसे से और हाफिज बनने से कोई 10 लाख का घर थोड़ी खरीद सकता है। उसके लिए तो ज्यादा पैसा कमाना पड़ेगा।
शिक्षक ये होना नहीं चाहते हैं। तो कोई एक दो का कुकर्म ममता बनर्जी ने नहीं किया है, उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के डिस्क्रिमिनेशन में मुसलमानों को उन्होंने क्रिमिनल बना करके छोड़ दिया है। हमें बुरा लग रहा है कि हमें मोहम्मद इरफान मिल रहा है सेक्स रैकेट चलाने वाला, मोहम्मद गुलफान मिल रहा है सेक्स रैकेट चलाने वाला, लेकिन क्या करें, पुलिस को अरेस्ट तो करना ही पड़ेगा। अच्छा नाजिया जी, आप जो है आप खुद भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं। बार बार एलिगेशन इस तरीके से बीजेपी नेताओं की तरफ से उठते भी रहे कि भाई इसकी जो इंटेंशन है उसके पीछे ही सवालिया निशान है। अब ममता बनर्जी की सरकार नहीं रही और पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने शुवेंदु अधिकारी के पहले कैबिनेट में यह फैसला लिया गया कि अब वो जो है इसको डिसकंटिन्यू करेंगे और धार्मिक आधार पर इस तरीके से मानदेय नहीं दिए जाएंगे। मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर ये पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है? अगर हम हरियाणा की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिल्ली की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो यहां पर भी कुछ कमोबेश इसी तरह की जो है मानदेय देने की व्यवस्था यहां पर भी है। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी की ये सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं, आने वाले दिनों में कुछ इस तरह के फैसले लेंगी जैसा एक साहसी फैसला शुवेंदु अधिकारी ने लिया है? लेंगी या लेना चाहिए? क्या लगता है आपको? सबसे पहले कि बिल्कुल लेना चाहिए। दूसरी बात, ये संविधान जो हरियाणा में है, जो मध्य प्रदेश में है, जो पश्चिम बंगाल में है, जो महाराष्ट्र में है, पूरे राष्ट्र में ये संविधान है, वही कानून है। हमारा दुर्भाग्य था क्योंकि हम लोग बंगाल के वोटर हैं, ममता बनर्जी की सरकार थी, हमारे पास हम 11 मई से बीएनएस और बीएनएसएस को इम्प्लीमेंट करवाया गया है शुवेंदु दादा के सरकार के माध्यम से। नहीं तो इससे पहले आईपीसी सीआरपीसी ही चल रहा था 8 मई तक, 8 मई 2026 तक। अब आप सोचिए कि क्या संविधान के परे जाकर के देश की सरकार और राज्य सरकार मौलवी मुल्ला बनाना स्टार्ट कर दे? नहीं, सरकार का काम नहीं है। मैं फिर बोल रही हूँ कि सरकार का काम नहीं है मौलवी मुल्ला बनाना। धर्म, मजहब, अध्यात्म, ये सारी चीजें पर्सनल होती हैं इंसान की। ये अपने घर, अपने हृदय में होता है, अपने मन में होता है। उसके लिए आप सरकार के खजाने से पैसा निकाल करके आप इस तरीके से लापरवाही से नहीं उड़ा सकते हैं। हाँ, बेटियों की सुरक्षा के लिए, क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए, उसके बाद फिर बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसके लिए सरकार का खजाना खुलना चाहिए। पुजारी बनाने के लिए सरकार का खजाना कभी नहीं खुलना चाहिए। तो धर्म और मजहब को हटा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार राष्ट्र में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में एक संवैधानिक पॉलिटिक्स करने की कोशिश में लगी हुई है, जिसमें राष्ट्र का और राज्य का उत्थान करने का की पूरी चेष्टा की जा रही है। ममता बनर्जी की सरकार में जब ये फैसला लागू किया गया था आज से 14 साल पहले, तो उसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने ये धर्मनिरपेक्षता का चेहरा दिखाने की कोशिश की और 8 साल के बाद 2020 में ये फैसला लिया कि जिस तर्ज पर मुस्लिम मौलवियों को मानदेय दिया जा रहा है, पुरोहितों और पुजारियों को भी दिया जाएगा। हालांकि फैसला बहुत देर से लिया गया, लेकिन 2020 में यह फैसला लिया गया। अब शुवेंदु अधिकारी की जब सरकार आई तो उन्होंने अपने तरह का जो धर्मनिरपेक्षता है उसको अलग तरीके से डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे और किसी को भी नहीं देंगे। इसमें अब जब नहीं देंगे तो हम ना जो मौलवी हैं उनको भी नहीं देंगे, जो पुरोहित हैं उनको भी नहीं देंगे, जैनी जो है उनको भी नहीं देंगे, सिखों को भी नहीं देंगे, ईसाइयों को भी नहीं देंगे, यानी सबको जो है एक नजरों से हम देखेंगे। ये शुवेंदु अधिकारी ने कहीं ना कहीं दिखाने और जताने की कोशिश की है। लेकिन जिनको मिल रहा था, जिन पुरोहितों, जिन पुजारियों को मिल रहा था, जिन मौलवियों को मिल रहा था, अब क्या इस बात की संभावनाएं नहीं बढ़ रही कि अब पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम की राजनीति तेज हो सकती है? देखिए, मुसलमान तो रोड पर नमाज पढ़ने के लिए भी पुलिस पर पत्थर मारे हैं, गाय गोश्त खाने के लिए भी देश के प्रधानमंत्री को गंदी गंदी गालियां कल बोले हैं, राज्य सरकार को गंदी गंदी गालियां बोले हैं। 20 से ज्यादा कोलकाता के पुलिस जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड है, घायल हुए हैं, किसी के सिर पे चोट है, किसी के हाथ पे चोट है। पत्थरों की इतनी बारिश मुसलमानों ने किया है कल 7 पॉइंट पार्क सर्कस में कि ट्रक से पत्थर उठाए गए हैं। तो उनको उनके इस्लाम ने जो सिखाया है पत्थरबाजियां करना, वो कर रहे हैं। और हमें जो संविधान ने सिखाया है, हम उस संविधान के भीतर ही रह करके काम करेंगे। किसी पुजारी का प्रोटेस्ट ना निकला है और मुझे जहां तक लगता है नहीं निकलेगा। जिस हिसाब से ममता बनर्जी ने रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन करके, जिस हिसाब से कब्रिस्तानों में इंटीरियर डिजाइनिंग करवाया, जिस हिसाब से मस्जिदों में इंटीरियर डिजाइनिंग करवाया,
जिस हिसाब से करबला और मज़ारों का इंटीरियर करवाने के लिए अरबों रुपए उन्होंने खर्च किए हैं, वो उसका 10% भी अगर उन्होंने मंदिरों पर खर्च किया होता तो शायद आज हम लोग ममता बनर्जी को इतना नहीं कोस रहे होते, या हिंदू इतनी बुरी तरीके से ममता बनर्जी को हरा करके काले कोट में ना उतार देता अगर ममता बनर्जी ने 10% भी हिंदुओं के लिए काम किया होता। तो डिस्क्रिमिनेशन तो उन्होंने प्रकाष्ठा मतलब एकदम लिमिट क्रॉस करके किया था। जब आप बड़ी मस्जिद जाते हैं, जब आप टीपू सुल्तान मस्जिद जाते हैं, जब आप मज़ारों में एंटर करते हैं तो आपको दिखेगा हिटाची का एसी, डाइकन का एसी, मार्बल मतलब एकदम इटालियन मार्बल की ज़मीनें और कलर और बत्तियों का जो मतलब लाइटिंग सिस्टम है मस्जिदों के अंदर, मज़ारों के अंदर और कब्रिस्तानों के अंदर, वो आपको देख करके लगेगा कि अरे ये लाइट कब्रिस्तान का बहुत अच्छा है, हम भी अपने घर पे इंटीरियर में करवाएंगे, ऐसा फीलिंग आता है। लेकिन जब आप ग्रामीण एरिया में एंटर करते हैं, जब आप ग्रीष्म पार्क के राम मंदिर में एंटर करते हैं जिसमें ऊपर में स्कूल भी है, उसमें जब आप एंटर करते हैं तो आपको दिखेगा कि अरे यहाँ तो मतलब पूरा खंडर बना हुआ है, पूरा का पूरा खंडर है, इसमें तो 10 रुपए भी खर्च नहीं किया राज्य सरकार ने। तो डिस्क्रिमिनेशन ममता बनर्जी ने तो लिमिट क्रॉस करके किया है, लेकिन जिस हिसाब से शुभेंदु दादा की सरकार और भाजपा की नई सरकार काम कर रही है, वो डिस्क्रिमिनेशन को गटर में डाल करके काम कर रही है कि हम सबको एक नजर से देखेंगे। अगर इमाम भत्ता बंद होगा, मुअज्जिन भत्ता बंद होगा, तो पुजारी भत्ता भी बंद होगा। ऐसा नहीं है कि हिंदू मेरे लिए बहुत प्रिय है और मुसलमान से नफरत करता हूं या भाजपा सरकार नफरत करती है। जो कानून अलाउ करेगा, जो संविधान अलाउ करेगा, वो पश्चिम बंगाल के नागरिक को भी मानना पड़ेगा और पश्चिम बंगाल के नेताओं को भी मानना पड़ेगा। बिल्कुल। और यहां पर शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया है उसमें साफ कर दिया गया है कि धार्मिक आधार पर कोई भी बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे, वो चाहे कोई मौलवी हो या फिर मंदिरों के पुरोहित ही क्यों ना हो। तो यहां पर शुभेंदु अधिकारी ने कहीं ना कहीं ये दिखाने या जताने की कोशिश की है कि उनकी सरकार जो है समता मूलक रास्ते पर चलने वाली सरकार है। जो तर्क उनकी तरफ से दिया गया है वो तर्क यही है कि केंद्र की तरफ से और राज्य स्तर पर भी जो है बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं। उन योजनाओं से अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं एक नागरिक के तौर पर, तो इसमें मौलवी को भी फायदा है, इसमें पुरोहितों को भी फायदा है और तमाम उन धर्मों के जो अगुआ हैं, जो नेता हैं, उनको भी इससे फायदा है। तो क्यों यहां पर मानदेय जैसी चीजें उसको बढ़ावा दिया जाए। तो एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। और फिर इसके ऊपर जिस तरीके से अब बहस छिड़ गई है कि यहां पर अब हिंदू मुसलमान के बीच में जो है एक तनातनी हो सकती है, बहस छिड़ सकती है कि भाई ये फैसला क्यों ही लिया गया। और टीएमसी की तरफ से जिस तरह से एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि पिछली सरकार के फैसलों को पलटा जा रहा है और इसकी इंटेंशन ठीक नहीं है, तो इस तरह के भी एलिगेशंस जो है टीएमसी की तरफ से उठे हैं। लेकिन अब जो फैसला यहां पर लिया गया है, इसी तरह का फैसला क्या भाजपा शासित अन्य राज्यों में भी लिया जाएगा, यह भी एक सवाल है। और तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं, आपको क्या लगता है, क्या यह फैसला लिया जाना चाहिए? इसके संदर्भों में जो तमाम बातें यहां पर जो तर्कों के रूप में सामने आ रही हैं, क्या आपको लगता है वो सही है? नाजिया इलाही खान, सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट, भारतीय जनता पार्टी की नेता, अपनी तरफ से जो तमाम तर्क रख रही थी, कहीं ना कहीं इन्होंने इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश की कि पश्चिम बंगाल सरकार का यह फैसला जो है वो फैसला है जो पहले लिया जाना चाहिए था। हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ है और पूर्ण बहुमत के साथ वो आई है, तो अब जिस तरह से वो फैसले ले रही है वो जो है कहीं ना कहीं बंगाल की राजनीति को एक नई दिशा प्रदान करेगा, बंगाल के विकास को, बंगाल की सोच को डिस्क्रिमिनेशन से मुक्त करेगा। तो ये तमाम बातें नाजिया जी रख रही थी। नाजिया जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो तमाम दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, इस तमाम पहलू पर, इन मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, लेकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।